फलां के पेट में कीड़े हो गए, ये बात आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन ये कीड़े शरीर में पहुंचते कैसे हैं? कुछ ऐसे जरियों से जिन्हें सुनकर आप भौचक्के रह जाएंगे। क्या है ये रास्ते और इन कीड़ों से कैसे बचें, ये जानेंगे आज सेहत के पहले सेगमेंट में। लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में आपने सुना है, पर क्या आपको पता है वूम्ब ट्रांसप्लांट भी होता है, यानी एक महिला का गर्भाशय दूसरी महिला में लगा दिया जाता है। इसके बारे में और जानेंगे सेहत के दूसरे सेगमेंट में। ब्रेड हेल्दी नहीं होती है, ये तो सब जानते हैं, फिर भी खाते हैं, तो कम से कम ये जान लेते हैं कि ब्रेड खाने का बेहतर तरीका क्या है अपने तीसरे सेगमेंट में। SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। मिट्टी कीचड़ पर नंगे पैर मत चलो, वरना कोई कीड़ा काट लेगा। इतना मीठा मत खाओ, दांत में कीड़े लग जाएंगे। अरे स्किन पर ये क्या हो गया? कुछ नहीं, कीड़े ने काट लिया। उफ, कीड़ा में माहौल हो गया है पूरा। ये कीड़े सिर्फ मिट्टी या गंदे पानी में ही नहीं रहते, कई बार हमारे शरीर में भी पहुंच जाते हैं और फिर बहुत आतंक मचाते हैं। बोलचाल की भाषा में हम इन्हें कीड़े कहते हैं, लेकिन मेडिकल भाषा में इन्हें वर्म कहा जाता है। 3 तरह के वर्म हमारे शरीर में बहुत आम हैं। ये हैं थ्रेड वर्म, हुक वर्म और फाइलेरियल वर्म। ये तीनों ही पैरासाइट्स यानी परजीवी हैं और ये शरीर में पहुंचकर उसे गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। पर आखिर ये हमारे शरीर में पहुंचते कैसे हैं, यही जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि शरीर में थ्रेड वर्म, हुक वर्म और फाइलेरियल वर्म आते कहाँ से हैं, इनकी इन्फेक्शन के लक्षण क्या हैं, ये शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और इनसे बचा कैसे जाए, सुनिए। अगर हम थ्रेड वर्म की बात करेंगे तो इसको पिन वर्म भी कहा जाता है। जनरली ये बच्चों में पाया जाता है, लेकिन बड़े बूढ़ों में भी इसका संपर्क हो सकता है। पेरिएनल रीजन में ईचिंग होना, ये इसका सबसे कॉमन सिम्टम है। रात के समय में ये ईचिंग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो वर्म होता है वो रात के समय में एनल रीजन में आके जो एग्स है वो स्प्रे जो ले करता है, उसके वजह से हमें ईचिंग होती है। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, मतलब अच्छी तरह से हाथ सोप एंड वाटर से धोना, और अंडरगारमेंट्स या टॉवेल्स एक दूसरे के शेयर ना करना। इसके डायग्नोसिस के लिए टेस्ट अवेलेबल है। हमारी जो स्टूल एग्जामिनेशन के ज़रिए हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, और इसके लिए दवाइयाँ भी अवेलेबल है। जब भी हमें ऐसे सिम्टम्स लगेंगे कि हमें पेरिएनल रीजन में काफ़ी ईचिंग हो रही है, तब हमने हमारे जो फिजिशियन है उनको कंसल्ट करके उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। हुक वर्म की बात करें तो हुक वर्म के जो एग्स होते हैं वो जनरली कंटेमिनेटेड वाटर या सॉइल में यानी मिट्टी में होते हैं। अगर हम बेयर फीट यानी कि बिना फुटवेयर के अगर कंटेमिनेटेड वाटर या सॉइल पे संपर्क में आते हैं, तो जो एग्स है वो हमारे स्किन को पेनिट्रेट करके ब्लड में एंटर करते हैं और वो वहाँ से हमारे लंग्स के थ्रू इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं। वहाँ पे वो एग्स है वो वर्म में कन्वर्ट होते हैं। उसके वजह से क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? ये जो वर्म है उसके वजह से हमें एनीमिया यानी कि हमारा ब्लड कम होना, जिसे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ये सिम्टम्स भी पाए जा सकते हैं। इसके डायग्नोसिस करने का तरीका एकदम आसान है। ये स्टूल एग्जामिनेशन में वर्म को हम टेस्ट कर सकते हैं। और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका है कि यही है कि हम बेयर फीट ना चले, हमेशा फुटवेयर का इस्तेमाल करें, और जो ह्यूमन स्टूल है या एक्सक्रीटा है उसे हम एज अ फर्टिलाइज़र हमारे जो पेड़ पौधे या वेजिटेबल्स है उसके लिए उसका इस्तेमाल ना करें। फाइलेरियल वर्म जो है जनरली मॉस्किटो बाइट से होता है, जिसे हम एक क्यूलेक्स नाम की मॉस्किटो होता है उसके बाइट से ये जो वर्म है जो हमारे ब्लड में एंटर होता है। जब भी ये मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड इंसान को बाइट करता है तो उसके ब्लड में वो बाइट में वो वर्म्स चले जाते हैं, और वो जब दूसरे इंसान को बाइट करते हैं तो वो
उनके ब्लड में इंटर हो जाते हैं। जब वर्म ब्लड में पहुंचते हैं तो उसके बाद छोटे वर्म का एक एडल्ट वर्म में कन्वर्जन हो जाता है और वो कई सारे एग्स अपने लाइफ साइकिल में हमारे ब्लड के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशंस को हम कहते हैं फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस, जिसमें हमारी जो चमड़ी है फाइलेरियल वर्म के इन्फेक्शन के वजह से, नसें ब्लॉक होने के वजह से हाथी की तरह मोटी हो जाती है, जिससे एलिफेंटियासिस कहते हैं। हमारी लेग्स, हमारे पैर, हमारे हाथ, फेस या हमारे जो स्क्रोटम या अंडकोश की स्किन में भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके वजह से इसमें पानी भरा जाता है। अगर कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करें तो ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन फाइलेरियल वर्म के वजह से हो सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो दवाइयाँ हमारे लिए अवेलेबल है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने मॉस्किटो बाइट से बचना है। दूसरा, अगर हम कोई ट्रॉपिकल कंट्रीज़ यानी कि और एंडेमिक कंट्रीज़ वहाँ जहाँ पे फाइलेरियल वर्म्स का काफ़ी प्रमाण में पाए जाते हैं, वहाँ पे अगर हम ट्रैवल करने वाले हो तो हम प्रोफाइलैक्टिकली इनकी दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं, जिससे जो इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाते हो। देखिए, इन वर्म से बचा जा सकता है। बचने का तरीका बहुत आसान है, बस आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है और अगर इनसे जुड़े लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलना है ताकि इन्फेक्शन पड़ लेना पाए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। सत्ताईस फरवरी 2025 लंदन में एक बच्ची पैदा हुई। बच्ची के जन्म ने खूब सुर्खियां बटोरी। वजह, बच्चे की मां का वूम ट्रांसप्लांट हुआ था, यानी उनके शरीर में किसी और महिला का गर्भाशय लगाया गया था। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, वैसे ही वूम ट्रांसप्लांट। बच्चे की मां का नाम ग्रेस डेविडसन है। ग्रेस को उनकी बहन ने साल 2023 में अपना वूम यानी गर्भाशय डोनेट किया था। उनकी वूम ट्रांसप्लांट सर्जरी 8 घंटों तक चली थी। अब 2025 में बच्ची का जन्म हुआ है। वैसे आपको बता दें, भारत में भी वूम ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। साल 2017 में पुणे के गैलेक्सी केयर हॉस्पिटल के सर्जन्स ने लगातार 2 दिन देश का पहला और दूसरा वूम ट्रांसप्लांट किया था। पहला ट्रांसप्लांट एक 21 साल की महिला में 18 मई को हुआ। यह महिला बिना गर्भाशय के पैदा हुई थी। उसे उसकी मां ने अपना गर्भाशय दिया था। दूसरा ट्रांसप्लांट इसके अगले ही दिन 19 मई को हुआ। 24 साल की एक महिला को उनकी 45 साल की मां ने अपना गर्भाशय डोनेट किया था। 17 महीने बाद यानी 18 अक्टूबर 2018 को भारत में पहला ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी मां का वूम ट्रांसप्लांट हुआ था। वैसे अब तक दुनिया में 100 से ज्यादा वूम ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। इन ट्रांसप्लांट से लगभग 50 बच्चे पैदा हो चुके हैं। वूम ट्रांसप्लांट सर्जरी को यूट्राइन ट्रांसप्लांट सर्जरी भी कहा जाता है। मगर ये क्या होती है, कैसे की जाती है, इसके बारे में हमने सब कुछ पूछा क्लाउड9 हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शैली शर्मा से। डॉक्टर शैली बताती हैं कि वूम ट्रांसप्लांट सर्जरी में किसी महिला का यूट्रस यानी गर्भाशय निकाल कर दूसरी महिला में लगा दिया जाता है। ये बहुत ही जटिल प्रोसेस है। वूम ट्रांसप्लांट की ज़रूरत उन महिलाओं को होती है जो बिना गर्भाशय के पैदा हुई हैं या जिनका गर्भाशय किसी बीमारी की वजह से निकाल दिया गया है या फिर जिनका गर्भाशय ठीक से काम नहीं करता। जिस महिला का गर्भाशय लिया जाता है उसे डोनर कहा जाता है। ये डोनर जिंदा भी हो सकती है और मृत भी। हालांकि जिंदा डोनर से गर्भाशय लेना ज़्यादा आम है। ये ज़्यादातर करीबी रिश्तेदार होती हैं जैसे कि माँ या बहन। वहीं जिस महिला में गर्भाशय ट्रांसप्लांट किया जाता है उसे रेसिपिएंट कहा जाता है। वूम ट्रांसप्लांट में डोनर के शरीर से गर्भाशय निकाला जाता है, फिर इसे सर्जरी के जरिए रेसिपिएंट के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कुछ महीने बाद जब शरीर इस अंग को अपना लेता है तब IVF के जरिए भ्रूण यानी एम्ब्रियो को महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। अगर सब ठीक रहता है तो महिला एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। हालांकि वूम ट्रांसप्लांट का क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे डोनर की उम्र 30 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, वो पूरी तरह स्वस्थ होनी चाहिए, उसका BMI 30 से कम होना चाहिए। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, ये एक तरह का स्केल है जिससे पता चलता है कि किसी इंसान का वजन उसकी हाइट और उम्र के हिसाब से सही है या नहीं। इसके अलावा डोनर को डायबिटीज, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C या फिर STDs यानी सेक्स से फैलने वाली बीमारियां भी नहीं होनी चाहिए। माने कुल मिलाकर उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। वूम ट्रांसप्लांट किसी स्पेशलाइज्ड ट्रांसप्लांट सर्जन द्वारा ही किया जाना चाहिए। सर्जरी के बाद प्रेग्नेंट होने से पहले महिला को ठीक होने का पूरा समय मिलना चाहिए, कम से कम 6 महीने।
इस ट्रांसप्लांट के बाद होने वाली डिलीवरी आमतौर पर सी सेक्शन के जरिए ही होती है। वूम ट्रांसप्लांट को टेम्पररी ट्रांसप्लांट माना जाता है। ये जिंदगी भर के लिए नहीं होता। आमतौर पर 1-2 डिलीवरी के बाद गर्भाशय को निकाल दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो महिला को जिंदगी भर कुछ ऐसी दवाएं खानी पड़ेंगी जिससे इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाएगा। इन दवाओं को इम्यूनोसप्रेसेंट कहते हैं। वूम ट्रांसप्लांट हर हॉस्पिटल में नहीं किया जाता है, कुछ गिने चुने अस्पतालों में ही होता है और ये बहुत महंगा भी है। हमारे देश में इसकी कीमत 10 से 25 लाख के बीच है, लेकिन अक्सर ये खर्च बढ़ जाता है। मरीज किस शहर में, किस अस्पताल में इलाज करा रहा है, उसकी हालत कैसी है, ये सारे फैक्टर्स खर्चा बढ़ा देते हैं। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। ब्रेड नहीं खानी चाहिए, ये मैदे की बनी होती है इसलिए हेल्दी नहीं है। ये बात हमने कई बार सुनी है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। आप खुद देखिए, हम सबके घरों में अक्सर ब्रेड आती है। कभी ब्रेड का सैंडविच बनता है, कभी पकौड़े या फिर कटलेट। बहुत सारे लोग तो रोज ही नाश्ते में ब्रेड खाते हैं, कभी दूध ब्रेड, कभी चाय ब्रेड, तो कभी ब्रेड बटर। यानी ब्रेड को अपनी डाइट से पूरी तरह निकालना बहुत मुश्किल है और शायद बहुत प्रैक्टिकल भी नहीं। लेकिन ब्रेड खाने का बेहतर तरीका क्या है, ये जरूर जान सकते हैं। ब्रेड को सेक कर खाना ज्यादा बेहतर है या बिना सेके, ये हमने पूछा सीनियर डाइटिशियन और वन डाइट टुडे की फाउंडर डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु कहती हैं कि ब्रेड को सेक कर खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। जब ब्रेड को सेका जाता है तो उसमें मौजूद नमी कम हो जाती है। इससे ब्रेड खाने में हल्की और कुरकुरी लगती है। ऐसी ब्रेड को पचाना भी आसान होता है। जिन्हें गैस या ब्लोटिंग की शिकायत रहती है, उन्हें ब्रेड हमेशा सेक कर ही खानी चाहिए। ब्रेड सेकने से उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट टूट जाते हैं। इससे ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुछ हद तक कम हो जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से पता चलता है कि किसी चीज को खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल कितनी तेजी से बढ़ेगा। प्लेन व्हाइट ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से 75 के बीच होता है, वहीं सेकी हुई व्हाइट ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 से 70 के बीच होता है। यानी सेकने से ब्रेड के ग्लाइसेमिक इंडेक्स में 5 से 10 पॉइंट की कमी आती है। हालांकि ब्रेड चाहे प्लेन हो या सेकी हुई, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई ही होता है। यानी ब्रेड खाने से शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है। इसलिए अव्वल तो डायबिटीज के मरीजों को ब्रेड खानी ही नहीं चाहिए। अगर बहुत मन करे तो सेकी हुई ब्रेड खा सकते हैं। आप दिन में 1 से 2 ब्रेड ही खाएं और होल व्हीट ब्रेड ही खाएं, व्हाइट ब्रेड नहीं। जब भी ब्रेड को सेकें उसमें कम से कम मक्खन या तेल का इस्तेमाल करें। अगर ब्रेड को ज्यादा तेल या मक्खन लगाकर सेकेंगे तो कैलोरीज बढ़ जाएगी। अच्छा, एक चीज और, ब्रेड को बहुत ज्यादा ना सेकें। जब ब्रेड को बहुत ज्यादा सेक दिया जाता है, एकदम जलाने की हद तक, तो उसमें एक्रिलेमाइड नाम का हानिकारक तत्व बन सकता है जिसे कैंसर करने वाला माना जाता है। इसलिए ब्रेड हमेशा हल्की सेक कर ही खाएं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।